हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो एमआरएस पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है तो उस पर वीडियोस कुछ अपलोड करी थी क्योंकि एग्जाम्स की डेट आ गई है आपके। इस पर क्या एग्जाम डेट है, किस शिफ्ट में एग्जाम होना है, इसकी एक वीडियो मैंने शेड्यूल की डाली है आप लोगों की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड आप लोग की जो प्रैक्टिस सेट है वो रेगुलर आएंगे, जिससे कि आपने जितनी प्रिपरेशन अभी तक करी है उसका रिविजन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की पूर्व व्यवस्था न रखने वाली शाखा को कहा जाता है। Branch not keeping the full system of accounting is also known as foreign branch, dependent branch, independent branch, none of the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी शाखाएं, ऐसी ब्रांचेस जो कि पूरी तरह से जो अकाउंटिंग का काम है वो नहीं करती हैं, लेखांकन का काम नहीं करती, उनको क्या कहते हैं। तो अभी मैंने तीनों शाखाओं के बारे में आपको समझाया था। कौन सी शाखाएं होती हैं, वो आश्रित शाखाएं कहलाती हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इनके अकाउंट्स कहाँ बनाए जाते हैं, हेड ऑफिस में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक एवं देनदार प्रणाली को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज फॉरेन ब्रांच मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, सिंथेटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो अभी आपने इसके बारे में पढ़ा कि सबसे ज्यादा अकाउंट्स जो तैयार करे जाते हैं वो इसी मेथड में, इसी सिस्टम में तैयार किए जाते हैं। तो इसको और किस नाम से हम जान सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा एनालिसिस किया जाता है उस ब्रांच का। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि यानी कि एनालिटिकल मेथड, जहाँ के सारे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, एक एक चीज को एनालाइज किया जाता है अलग अलग ढंग से, और ये देखा जाता है कि ब्रांच की करंट सिचुएशन क्या है, या ब्रांच प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, परफॉर्मेंस क्या है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा खाता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, यानी कि ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन। तो शाखा खाता बनाया जाता है वो क्या सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द हेड ऑफिस, नन ऑफ द अबव। तो जो ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है वो क्या सुनिश्चित करने के लिए तैयार करते हैं हम, शाखा का लाभ और हानि, व्यवसाय का वित्तीय विवरण, प्रधान कार्यालय की संपत्ति और देनदारी, उपरोक्त से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया ही था कि परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, इसको देखने के लिए तैयार किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया माल या तो डैश या लागत धन लाभ पर हो सकता है। द गुड्स सेंट बाय द हेड ऑफिस मे बी आइदर एट डैश और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है कि जब जो हेड ऑफिस होता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि हेड ऑफिस जो होता है वही सप्लाई करता है गुड्स की ब्रांचेस को। तो जो हेड ऑफिस होता है उसके द्वारा जो भी गुड्स सेंड किए जाते हैं ब्रांच को, वो या तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे होते हैं या फिर किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, लागत मूल्य पर होते हैं। या तो लागत मूल्य पर सप्लाई करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर सप्लाई करता है हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स को, या फिर कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा से संबंधित सभी नगद लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी ब्रांच होती है उसके जितने भी कैश में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट तैयार किया जाता है, कौन सा खाता बनाया जाता है। तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वो हो जाता है शाखा नगद खाता, ब्रांच कैश अकाउंट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक में अधिशेष को शाखा संवर्जन खाते में दिखाया जाता है। लोडिंग ऑन सरप्लस इन स्टॉक इज डैश टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटी, ट्रेडिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टॉक होता है उसमें जो सरप्लस अगर आ रहा है, सरप्लस निकल के आ रहा है, तो उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, या फिर वो एक दायित्व होता है, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो क्या हो जाता है, जब भी स्टॉक एक्सेस होगा, अधिक होगा, सरप्लस होगा, तो क्या किया जाएगा, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के अंत में प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया लेकिन वर्ष समाप्त होने से पहले शाखा द्वारा प्राप्त नहीं किया गया माल कहलाता है। गुड्स सेंट बाय द हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच बिफोर द ईयर एंडेड इज नोन एज डैश।
गुड्स इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर, शॉर्टेज, लॉस। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हेड ऑफिस ने सेंड कर दिया है वर्ष के अंत तक, एंड ऑफ द ईयर, जो लेखांकन अवधि थी, जो भी वर्ष था उसके एंड तक जो हेड ऑफिस था उसने गुड्स सेंड कर दिया, लेकिन जो ब्रांच थी उन्होंने वर्ष के समाप्त होने से पहले उस गुड्स को रिसीव नहीं किया है, तो वहां पर ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं? ऐसे गुड्स कहलाते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, मार्गस्थ माल कहा जाता है। ये नॉर्मली भी आपका अकाउंटिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर शाखा या प्रधान कार्यालय नहीं लिखेगा कि भेज दिया गया है माल लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो वो माल कौन सा है? तो हो जाता है गुड्स इन ट्रांजिट, मार्गस्थ माल होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शाखा लगभग हमेशा स्वतंत्र रूप से व्यापार करती है और अपने लेन देन को रिकॉर्ड करती है। फॉरेन ब्रांच ऑलमोस्ट इनवेरिएबली ट्रेड इंडिपेंडेंटली एंड रिकॉर्ड्स देयर ट्रांजैक्शन इन कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, फॉरेन करेंसी, इनवॉइस प्राइस। ये अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया था और कहा था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कि जो फॉरेन ब्रांच होती है अपने जो अकाउंट तैयार करती है वो किस प्राइस पर तैयार करती है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शाखा ए शाखा बी को माल भेजती है तो शाखा ए की पुस्तकों में डेबिट किया जाता है। व्हेन ब्रांच ए सेंड गुड्स टू ब्रांच बी इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए, डेबिट इज गिवन टू हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, बोथ हेड ऑफिस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट, नो एंट्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शाखा ए है, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी हेड ऑफिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं, ब्रांच ए है और ब्रांच बी है। ब्रांच ए ने क्या किया, कुछ गुड्स जो थे वो सेंड किए ब्रांच बी को, तो वहां पर जो ब्रांच ए है अपनी बुक जो बना रही है उसमें किसका अकाउंट को डेबिट करेगी? हेड ऑफिस के, ब्रांच के, या फिर दोनों का ही अकाउंट डेबिट होगा, या फिर कोई भी एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं है, एंट्री नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। जो हेड ऑफिस अकाउंट होगा उसको डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो भी ट्रांसफर किया जा रहा है गुड्स वो हेड ऑफिस जो होता है उसके आदेशानुसार किया जा रहा होगा, इसलिए हेड ऑफिस अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित शाखा के मामले में शाखा अचल संपत्ति खाते का रखरखाव निम्न द्वारा किया जाता है। इन केस ऑफ ए डिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच, हेड ऑफिस, डिपार्टमेंट, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर कह रहा है कि अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो वहां पर जो ब्रांच फिक्स अकाउंट होता है, एसेट जो होती है उनकी, उसका जो मेंटेन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कौन उसको मेंटेन करता है? तो जो भी आश्रित शाखा होती है तो उसके जो अकाउंट बनते हैं कहाँ बनते हैं? प्रधान कार्यालय में, हेड ऑफिस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गया होगा आपको ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। बहुत ज्यादा इसमें सिलेबस है, काफी चीजें डिटेल में ब्रांच अकाउंटिंग में है, लेकिन इतना डीपली आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से पूछा जा सकता है वो मैंने इंक्लूड कर लिया है मोस्टली। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होगी उससे। जिन व्ययों को भाग में भाजित नहीं किया जा सकता उन्हें डैश में दिखाया जाना चाहिए। एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी अप्रोप्रिएटेड टू डिपार्टमेंट मस्ट बी शोन इन द डैश। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको अलग अलग बांटा नहीं जा सकता है। एक हो जाता है आवंटित करना और दूसरा हो जाता है विभाजन करना। उनका विभाजन नहीं किया जा सकता, उनको एग्जैक्टली बांटा नहीं जा सकता। जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी जो है एक लगाई हुई है आपने, पैकेजिंग में भी यूज हो रहा है और भी ऑफिस में यूज हो रही है, तो आपको एग्जैक्टली पता करना मुश्किल है कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा उसका यूज किया गया। तो वहां पर जो इसके एक्सपेंसेस आएंगे उसको आप कहाँ पर डायरेक्टली दिखा सकते हैं? तो उसे हम दिखाते हैं लाभ एवं हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये क्या बनता है, तो कंसोलिडेटेड बनता है ना, तो इसमें ही हम इसको दिखाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामान एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें डैश कहा जाता है। When goods are transferred from one department to other department, they are called dash. Interdepartmental transfers, outer departmental transfers, not a transfer, regular transfer। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गुड्स होते हैं जब एक ही डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में
दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उस तरह का ट्रांसफर क्या कहलाता है। क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया, आपकी संस्था के या जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बाहर नहीं गए हैं, तो इस तरह के जो ट्रांसफर होता है उसको अंतर विभागीय स्थानांतरण कहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माल एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो माल स्थानांतरित करने वाला विभाग डैश होना चाहिए। When goods are transferred from one department to other, the department transferring the goods should be dash. Debited, credited, added, subtracted. तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो गुड्स हैं जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, या जो उसको ऐड कर दिया जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, उससे जो भी गुड्स है उनको उसको क्या किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जिसको मिल रहा है, जो जिस डिपार्टमेंट को रिसीव हो रहा है, जैसे ए और बी दो डिपार्टमेंट है, ए ने अगर बी को किया, जैसे ए और बी जो है वो दो डिपार्टमेंट है, ए ने बी को कुछ गुड्स को सेंड किया है, ट्रांसफर किया है, तो ए को क्या किया जाएगा और बी को क्या किया जाएगा, ये तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो ये दोनों जो भाग हैं, तो जो स्थानांतरित कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। और किसको मिल रहा है गुड्स, गुड्स मिल रहे हैं बी को, तो इनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माल एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो माल स्थानांतरित करने वाले विभाग को क्रेडिट किया जाना चाहिए और माल प्राप्त करने वाले विभाग को डैश होना चाहिए। When goods are transferred from one department to other, the department transferring the goods should be credited and department receiving the goods should be dash. Debited, credited, added, subtracted. तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी प्रीवियस हमने देखा था, जहाँ पर ये पूछा गया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी दो डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ पर ए जो था वो बी को माल ट्रांसफर कर रहा था, तो ए को हमने क्या किया था, ए को हमने क्रेडिट किया था, तो बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी होगा डेबिट। जिसको रिसीव हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो सेंड कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट को तो बता ही दिया है, जो स्थानांतरित कर रहा है वो क्रेडिट है और जो प्राप्त कर रहा है वो हो जाएगा डेबिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विभागीय खातों में निदेशक शुल्क, ब्याज जैसे खर्चों को डैश में स्थानांतरित किया जाता है। इन डिपार्टमेंट अकाउंट expenses like directed fees, interest is transferred to dash. Balance sheet, trading account, journal profit and loss account, profit and loss, appropriation account. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं वहां पर जो डायरेक्टर्स की फीस होती है या फिर जो इंटरेस्ट होता है उसको कहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है या कहाँ पर उसको हम दिखाते हैं। तो उसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, जो हमारा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहां पर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो सभी को डायरेक्ट कर रहा है ना, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे सभी को डायरेक्ट कर रहा है, तो जो भी शुल्क उनको दिया जाएगा तो उनको किसी एक डिपार्टमेंट से तो आप बांट नहीं सकते ना, इसलिए उसको जो हम जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो सबका कंसोलिडेटेड होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय लेखांकन एक व्यावसायिक फर्म को डैश को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। The departmental accounting enables the business firm to maximize dash profit, losses, dash assets. क्वेश्चन कह रहा है कि जो विभागीय लेखांकन होता है, जो एक व्यावसायिक फर्म होती है, कोई जो एक बिजनेस है, कोई फर्म है, उसका क्या चीज अधिकतम होती है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने से लाभ बढ़ता है, हानि बढ़ती है, नगद बढ़ता है या फिर संपत्ति बढ़ती है। तो क्या बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता चल पाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में जा रहा है, कौन सा लॉस में जा रहा है, या हमने कितने जो एक्सपेंसेस हैं किस पर किए हैं और उसको हम कंट्रोल कर सकते थे लेकिन बहुत ज्यादा कर ली, क्योंकि हम बजट भी बनाते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में ज्यादा सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करने की जरूरत है, कहाँ पर बहुत ज्यादा हानि हो रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस वजह से क्या रहता है, जो हमारी फर्म है मेन, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ विभागों की संख्या बहुत कम हो वहाँ विभागीय खाते की डैश प्रणाली अधिक सुविधाजनक होती है।
A dash system of departmental account is more convenient where the number of departments are very small. Mutual, branch, debtors, profit and loss. क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाँ पर डिपार्टमेंट्स की संख्या कम होती है, कम डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऐसी जगह पर जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मेथड अपना रहे हैं उसमें से कौन सा मेथड सबसे इजी रहता है और सही रहता है? म्यूचुअल या फिर शाखा या फिर देनदार या फिर लाभ और हानि। तो कौन सा होगा? म्यूचुअल। कि अगर डिपार्टमेंट्स कम होते हैं तो म्यूचुअली उनके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि वो संख्या में कम होंगे तो फर्म भी छोटी हो सकती है, वहाँ पर आप म्यूचुअली तैयार कर सकते हैं उनके अकाउंट्स को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चन हम जो आपकी प्राइवेट या फिर पब्लिक या फिर ग्लोबल इंटरप्राइजेज होते हैं उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर पब्लिक इंटरप्राइजेज में टेक आर डैश। एक सार्वजनिक उद्यम संगठन के जो रूप अपना सकता है वे डैश है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग विभागीय उपक्रम, कोऑपरेटिव सहकारी, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, वैधानिक निगम, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बात आती है पब्लिक इंटरप्राइजेज की, तो पब्लिक इंटरप्राइजेज में कौन कौन से ऐसे उपक्रम होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनको शामिल किया जाए, कौन सी कंपनीज हैं, कौन से उपक्रम हैं, इंटरप्राइजेज हैं या निगम है जिनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अलग अलग चीजें बताई गई हैं जो सार्वजनिक उद्यम में शामिल होंगी, वो हो जाती हैं जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, विभागीय उपक्रम है, वो भी शामिल किए जाते हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर उनको शामिल नहीं किया जाता कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। और जो स्टेटरी कॉर्पोरेशन, वैधानिक निगम भी आते हैं, साथ ही गवर्नमेंट कंपनीज भी आती है, सरकारी कंपनियां भी आती हैं। तो इन तीनों को शामिल किया जाता है, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि ओनली ए, सी एंड डी। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में देखना था कि कौन सा करेक्ट होगा। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो ए ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा, सी भी बाहर हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। कौन सा बचेगा? बी करेक्ट ऑप्शन बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास सरकार की शक्ति और निजी उद्यमों के परिचालन लचीलेपन की पर्याप्त मात्रा है? Which of the following has the power of the government and the considerable amount of operating flexibility of private enterprises? Departmental undertaking, statutory corporations, government companies, all of the above। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसके पास तो गवर्नमेंट पावर भी रहती है, सरकारी शक्तियां भी रहती हैं, साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर में उद्यम चल रहे हैं, इंटरप्राइजेस चल रहे हैं, उनको ऑपरेट करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो पावर भी रहती है कि उसके अकॉर्डिंग भी वो काम कर सकते हैं या उनको भी अपने एक सब्सिडरी वेंचर के तौर पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी या फिर तीनों ही। तो उसमें जो वैधानिक निगम होते हैं, स्टेटरी कॉर्पोरेशन होती हैं, उनके पास ये पावर रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निगम होते कौन से हैं? तो आपने पढ़ा होगा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके आगे कंपनी लगा रहता है, कुछ के आगे कॉर्पोरेशन लगा रहता है। जैसे कि हम बात करें LIC की, LIC नाम सबने सुना होगा LIC के बारे में। तो जो LIC है उसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, कंपनी नहीं कॉर्पोरेशन है, क्योंकि LIC क्या है? एक निगम है, जीवन बीमा निगम कहा जाता है। जो निगम होते हैं और कंपनी, काफी कंफ्यूजन रहती है इसमें, दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है, तो एक कंपनी जो होगी वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन जो एक निगम होता है, जो एक कॉर्पोरेशन होता है, उसके लिए एक अलग से अधिनियम बनाया जाता है जो संसद में पारित होता है और उसमें उसके सारे रूल्स और रेगुलेशन दे रखे होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उसका जितना भी जो भी प्रोसेस होती है वो सारी चलती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीवन बीमा निगम, जैसे मैंने बताया आपको, तो जीवन बीमा अधिनियम आया था 1948, उसके अकॉर्डिंग ही जीवन बीमा अधिनियम जो बना था उसी के अकॉर्डिंग जो जीवन बीमा निगम है उसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निश्चित में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है? Which of the following roles are playable by the public sector in the economy? Wisdom balance, economies of scale, check over concentration of economic power, all of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इकोनॉमी जो होती है उसका जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, जैसे कि हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी है,
तो कुछ आपके जो उद्योग हैं या कुछ चीज़ें हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में है और कुछ क्या है निजी क्षेत्र में है। तो दो सेक्टर चलते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडिया में। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन आपके कह रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, एक इकोनॉमी की आगे बढ़ने में क्या भूमिका निभाता है, अर्थव्यवस्था में क्या रोल प्ले करता है। क्षेत्रीय संतुलन बनाता है, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक शक्ति के अति संकेंद्रण की जांच करना, या फिर ये तीनों ही। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर उनका एक ही एम होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। वो अपने बारे में सोचते हैं, पूंजी का एकत्रीकरण करते हैं। तो कैपिटल सेंट्रलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें। लेकिन जो मिक्स इकोनॉमी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सारे समाज का जितना भी सोसाइटी है उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। वहाँ पर ये सोचा जाता है प्रॉफिट तो अर्न करना है, लेकिन हमें समाज का लाभ भी करना है। तो समाज के हित में रहते हुए उनको अर्न करना है प्रॉफिट को। तो वहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जाता है कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो। वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि पैमाने की यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी जो पैमाने की बस्ती होती हैं, जो बड़े स्केल पर बिजनेस करते हैं, तो वो भी फायदे मिलते हैं। और साथ ही आर्थिक शक्ति के यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कुछ ही लोगों के हाथों में बहुत सारा जो मनी होती है, धन होता है, वो सेंट्रलाइज हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, वो दो वर्ग में बच जाती है। एक हो जाते हैं आपके जो कि धनी वर्ग हो जाता है, दूसरा श्रमिक वर्ग हो जाता है। लेकिन जो निश्चित अर्थव्यवस्था होती है वहां पर दोनों ही सेक्टर साथ साथ चल रहे होते हैं। तो कुछ लोगों के हाथ में सारा जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, वो एकत्रित नहीं होती, सब में इक्वली डिवाइड होती है। यहाँ पर तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये तीनों एक बेनिफिट मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में केंद्रीकृत नियंत्रण का तात्पर्य डैश द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण से है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसीज एम्प्लॉयज कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय डैश ब्रांचेस सब्सिडरीज हेडक्वार्टर्स पार्लियामेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या हैं, जो कि एक साथ बहुत से देशों में अपने ब्रांचेस को खोलती हैं, बहुत से देशों में अपना बिजनेस को एक्सटेंड कर रही होती हैं, एक्सपैंड कर रही होती हैं, फैला रही होती हैं। तो कंपनीज क्या हो जाती है, एमएनसीज कहलाती है। मल्टीनेशनल नाम से क्लियर है कि जहाँ बहुत से राष्ट्रों में उनकी जो भी बिजनेस होता है वो फैला होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो एमएनसीज होती हैं उनमें कंट्रोल जो होता है किसके हाथ में केंद्रित होता है, किसी एक शाखा में, सहायक कंपनियों में, मुख्यालय में, या फिर संसद के पास। तो उसका जो कंट्रोल होता है वो कहाँ होता है, जो भी हेड ऑफिस होती है, एक तो हेड ऑफिस होगा ना, उसी के अंडर में सारी आगे की ब्रांचेस खोली जाएंगी। तो वो हेड ऑफिस जो होगा वही कंट्रोल करता है सारी ब्रांचेस पर, चाहे वो जिस भी कंट्री में अलग अलग हो। लेकिन जो नियंत्रण होता है, जो मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल होता है, वो एक हेड ऑफिस से ही रहता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक निगमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेटरी कॉर्पोरेशन। Statutory corporations are public enterprises that come into existence by a special act of the Parliament. Statutory corporations are subject to the same accounting and audit procedures as are applicable to government departments. Statutory enterprises are funded directly by the government treasury. The employees of statutory enterprises are civil servants. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वैधानिक निगम होते हैं उनके बारे में इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि वैधानिक निगम सार्वजनिक उद्यम है जो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आते हैं। जैसे कि अभी मैंने डिटेल में आपको समझा ही दिया था एलआईसी के बारे में, तो ये पॉइंट तो करेक्ट हो जाएगा हमारा। बाकी के तीन भी देखते हैं। वैधानिक निगम उन्हीं लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन है जो सरकारी विभागों पर लागू होते हैं। ये तो ऐसा कुछ नहीं है इस बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। वैधानिक उद्यमों को सीधे सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया जाता है, ये भी गलत है। वैधानिक उद्यमों के कर्मचारी सिविल सेवक होते हैं, ये भी गलत है। तो ये तीनों ही क्या है, एलआईसी से आपने देखा होगा ना कि रिक्रूटमेंट निकलती है, तो अगर आप लोग चेक करते हैं रेगुलर देखिएगा, एलआईसी की रिक्रूटमेंट आती है, उसमें फॉर्म फिल करिए, उनके एग्जाम्स होते हैं, उसको क्लियर करिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट वो होगा ऑप्शन ए। एक विशेष अधिनियम पारित किया जाता है, उसी के अनुसार ही इनको जो भी इनका रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो चलते हैं।
और वो अधिनियम कहाँ पारित होता है, वो पार्लियामेंट में, संसद में पारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्यम का वित्त पोषण सीधे सरकारी खजाने से आता है और सरकार के बजट से वार्षिक विभाग विनियोग के तहत होता है और इसके द्वारा अर्जित राजस्व का भुगतान भी खजाने में से किया जाता है? The funding of which of the following enterprises comes directly from the government treasury is under an annual appropriation from the budget of the government and the revenue earned by it is also paid into the treasury. यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कौन से ऐसे उद्यम होते हैं जो जिनका भी वित्त पोषण यानी कि जो भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है वो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ट्रेजरी वहाँ से की जाती है और जो गवर्नमेंट का बजट बनता है उस बजट में भी उनके जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वार्षिक अर्ली उस इन्वेस्टमेंट का भी पूरा ब्यौरा दे रखा होता है, सारी चीजों को शामिल किया जाता है। तो वो कौन से उपक्रम रहते हैं? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनियां या फिर सहकारी समितियां। तो कौन से उपक्रम ऐसे होते हैं? वो हो जाते हैं विभागीय उपक्रम यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग चल रहे हैं, जैसे कि रेलवे का विभाग है अलग चल रहा है, जिसमें कि आज रेलवे में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी आ जाती हैं, तो उसके बजट में भी शामिल किया जाता है। आपको पता ही होगा कि बजट जो बनता है उसमें अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो सारे डिपार्टमेंट्स का भी बजट शामिल किया जाता है, जो कंबाइंड बजट बड़ा बनता है इसमें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम निगमन के समय एक स्थापित ब्रांड नाम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? Which of the following enterprises may benefit the most from an established brand name at the time of incorporation? Departmental undertaking, government company, statutory corporation, joint venture। क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही हिंट दे रखी है। क्या हिंट है? कौन सा ऐसा उद्यम है जिसको निगमन किया जा रहा हो, यानी कि जिसको इनकॉर्पोरेशन हो रहा हो। जब भी कोई कंपनी होती है या कोई कॉर्पोरेशन होती है तो रजिस्टर्ड हो रही होती है, तो वहाँ पर कॉर्पोरेशन के टाइम पर स्थापित ब्रांड यानी कि पहले से उसका एक ब्रांड कोई बना हुआ था, उसी के अंडर में उसको भी बनाया जा रहा होगा, तो उस ब्रांड का बेनिफिट मिलता है। तो कौन सी चीज होगी? वो हो जाता है यानी कि विभागीय उपक्रम, सरकारी कंपनी या फिर वैधानिक निगम। ये तीनों तो अलग ही तरह से बनते हैं। जो ज्वाइंट वेंचर होता है, संयुक्त उद्यम होता है, उसमें ये रहता है कि ऑलरेडी कोई कंपनी बड़ी बनी हुई है, उन्हीं का ही अपना एक बना रहे हैं नया वो, या फिर कोई दूसरी कंपनी आकर के उसमें जोड़ रही है, वेंचर कितना उनके ज्वाइंट हो रही है उनके में, तो वहां पर वो जो पहली कंपनी का जो ब्रांड होता है उसका जो भी गुडविल होगी, जो भी नाम बना होगा, उसका बेनिफिट उस नए ब्रांड को मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का विनिवेश डैश दर्शाता है। This investment of PSE public sector enterprises imply dash sale of equity shares to private sector or public, closing down operations, investing in new areas, buying shares of PSE। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है जो PSE है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है या अलग से नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पीएसईज होते हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज होते हैं, उनमें जो विनिवेश होता है वो क्या दर्शाता है? निजी सार्वजनिक क्षेत्र को समता अंश की बिक्री, परिचालन बंद करने को, नए क्षेत्र में निवेश करने को, या फिर पीएसई के अंश तय करने को। इसमें जो विनिवेश होता है वो जो दर्शाता है कि सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक, कि जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं पीएसई के, उनको जो प्राइवेट सेक्टर होता है या फिर पब्लिक सेक्टर होता है उनको सेल किया जा रहा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें सरकार द्वारा रखी हुई शिक्षा पूंजी डैश से कम नहीं होती है। A government company is any company in which the paid up capital held by the government is not less than dash 49%, 51%, 50%, 25%। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक गवर्नमेंट कंपनी होती है वो किस तरह की कंपनी होती है? तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है इसमें जो सरकार की द्वारा जो शिक्षा पूंजी होती है वो क्या कितनी होनी चाहिए? तो जैसे 50-50 है तब तो इक्वल पार्टनर हो जाएंगे ना, लेकिन अगर किसी की भी 1% ज्यादा होते हैं तो उसका पूरा अधिकार हो जाएगा।
तो 51% जो शेयर्स होते हैं वो जो गवर्नमेंट के पास होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सरकार द्वारा जितनी पूंजी होनी चाहिए कितना वो हो जाती है 51%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट शेयर होने पर इस कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 51%। और अकेले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर यूपी गवर्नमेंट के पास होने की बात नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, यूपी गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, या फिर कंबाइंड भी दोनों के पास हो सकते हैं, तब भी वो 51% अगर है तो वो सरकारी कंपनी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित में से किस प्रकार के संगठन में बाजार क्षेत्र का विस्तार करने और सहायक कंपनियां, शाखाओं और सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से संचालन करने की क्षमता है? Which of the following types of organization has the capability of extending the market territory and operating through a network of subsidiaries, branches and affiliates? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो कि बाजार क्षेत्र का विस्तार करने में जो सहायक कंपनियां होती है, शाखाएं होती हैं, फिर सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से संचालन करने की क्षमता रखता है। तो इसमें कौन सा उपक्रम होगा या फिर कौन सा ऐसा संगठन होगा? यहाँ पर आपकी दे रखे हैं MOFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फुल फॉर्म भी साथ में यहाँ पर दे रखी है मैंने, जिससे कि आपको अगर शॉर्ट में आता है तो फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, पूछ सकता है शॉर्ट में भी। MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसकी शॉर्ट में क्या थी, PSEs थी। तो याद रखिएगा इसको भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, PSE हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा ऐसे संगठन होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, तो वो हो जाएंगे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, MNCs होते हैं, वो बाजार क्षेत्र का विस्तार क्योंकि वो एक से ज्यादा राष्ट्रों में फैले होते हैं, मल्टीनेशनल नाम से क्लियर है, एक से ज्यादा राष्ट्रों तक फैले होते हैं, तो वहां पर बाजार का विस्तार करना, जो मार्केट है उसको एक्सपैंड करना आसान हो जाता है, क्योंकि दूसरे जो कंट्री है उनकी मार्केट में भी वो चीजें फैली हुई होती है, मार्केट काफी बड़ी हो जाती है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पे जब हम जाते हैं, वैश्वीकरण के लेवल पे चले जाते हैं, तो संपूर्ण विश्व जो होता है, पूरा कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो एक मार्केट की तरह देखा जाता है, तो वहां पर बिजनेस को एक्सपैंड करना बहुत आसान होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है, द मेन मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज सोशल सर्विस, अर्निंग प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया ही था आपको कि जब भी हम निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं या फिर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट अर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए तो ये अब क्वेश्चन में भी कह रहा है कि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सबसे पुराना और सबसे पारंपरिक रूप कौन सा है? Which is the oldest and most traditional form of public sector enterprises? Statutory corporations, public company, government company, departmental undertaking। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, उसका सबसे पुराना या ओल्डेस्ट कहें हम कि कौन सा रूप है, फॉर्म है, तो वो हो जाता है जो विभागीय उपक्रम होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, वो सबसे पुराना रूप माना जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक निगम की शक्तियां और उद्देश्य कैसे परिभाषित होते हैं? हाउ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड बाय कंपनीज एक्ट, बाय पार्टनरशिप एक्ट, बाय स्पेशल एक्ट और अदर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सार्वजनिक निगम होता है उसमें के पास जो भी पावर्स होती हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो कहाँ पर परिभाषित होते हैं, किस जगह पर परिभाषित उनको किया गया है, इसके बारे में जैसे मैंने आपको समझाया ही हुआ है कि एक अलग से अधिनियम बनाया जाता है, कोई स्पेशल एक्ट तैयार किया जाता है उनके लिए, और उसी के अकॉर्डिंग उनका सारा जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, प्रक्रिया होती है, वो चलती है। तो यहाँ पे किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, विशेष अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विच वन कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर? सोल प्रोप्राइटर, लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें से कौन सी चीजें हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं? तो एक मात्र स्वामी जो होता है, यानी कि एक व्यक्तिगत कोई किसी का अपना बिजनेस है, उसका वो अकेला ही ओनर है, लिमिटेड कंपनियां, साझेदारी, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर इन तीनों को ही शामिल किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में।
कि एक अकेला व्यक्ति जो भी अपना बिजनेस कर रहा है वो भी प्राइवेट सेक्टर में है, एक कोई कंपनी जिनके आगे लिमिटेड शब्द लगा होता है तो वो भी अपना अलग से निजी क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में काम कर सकती हैं, साझेदारी भी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामी कौन है? हु ओन्स पीएससी? गवर्नमेंट, एमएनसीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने ये तो समझ लिया कि सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, लेकिन अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन ओन करता है, कौन उनका स्वामी होता है? सरकार होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, निजी संस्था या फिर संयुक्त हिंदू परिवार। तो इनका स्वामी कौन होता है? वो हो जाएगी गवर्नमेंट। काम तो ये करते हैं पब्लिक के लिए ही, पब्लिक वेलफेयर में ही काम करते हैं, लेकिन जो ओन करती है वो गवर्नमेंट करती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्निर्माण कौन करेगा? हु विल रिकंस्ट्रक्ट द सिक पब्लिक सेक्टर? एमओयू, एनआरआई, बीआईएफआर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे पब्लिक सेक्टर की कंपनीज या फिर एंटरप्राइजेस जो कि बीमार हैं, मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। बीमार होता है इंसान को, क्या होता है? काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, कुछ आउटपुट नहीं दे पाता है, प्रोडक्टिव काम नहीं होता है। तो सेम वही चीज़ है कि किसी भी यूनिट के साथ भी होती है, किसी भी उपकरण के साथ भी होती है कि जब वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट में नहीं जा रही है, लगातार लॉस में जा रही है, तो वहाँ पर इसका पुनर्निर्माण का, उसका रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सी संस्था करती है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आप लोग को इसका आंसर बताऊंगी कि जो भी कौन सी संस्था ऐसी है जो कि रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे रखी है और उस संस्था की फुल फॉर्म क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। और वीडियोस लगातार मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।